Hello, dear students of class 11th. Welcome back to Zenith Guru Next Step where you unlock your potential. I am Nikki Pandit and आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड ZZ202425 11th केमिस्ट्री 02 यानी कि ये है हमारा पेपर नंबर 2. सो ऑलरेडी आप ये टेस्ट दे चुके हैं एंड आई होप कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा. जिन भी बच्चों को क्वेश्चंस में डाउट था वो इसके थ्रू उस क्वेश्चन का सोल्यूशन ले सकते हैं, राइट? अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं बेसिकली. नाउ चैप्टर कौन कौन से थे? पहला था हमारा रिडॉक्स एंड सेकंड वन इज केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि दोनों बुक से एक एक चैप्टर आया था आपके एग्जाम में. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिरकार आपको क्वेश्चन पेपर कौन सा मिला था. सो इस टाइप का आपको ये क्वेश्चन पेपर मिला था, तो बस इसी को आज हम सॉल्व करने वाले हैं. ओके, सो आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी. लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. So, first question is, क्या है भाई हमारा पहला क्वेश्चन? रिडॉक्स से है. ओके, पहले 10 क्वेश्चंस रिडॉक्स से हैं एंड देन 10 क्वेश्चंस केमिकल बॉन्डिंग से हैं. So, when zinc rod is kept in a copper nitrate solution, what happens? जब हम जिंक रॉड को कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम किस बेस पे कर पाते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे कर पाते हैं, राइट? सो ऑप्शंस हम रीड कर लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन कॉपर, कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन जिंक, जिंक इज डिपॉजिटेड इन द बीकर एंड कॉपर इज डिपॉजिटेड इन द बीकर. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि विच एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव, कॉपर और जिंक. सो हियर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. ठीक है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉपर जो है वो जिंक के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा. ठीक है, कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन जिंक. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेयर कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन जिंक. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. So, question 2 is, in this reaction copper 2 positive plus zinc give copper plus zinc 2 positive. What is an oxidizing agent? तो इनमें से हमें बताना है कि which one is oxidizing agent. Now the question arises, what do you meant by oxidizing agent? Which oxidize other and reduce itself is known as oxidizing एजेंट. तो अब यहाँ पे चेक करो कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है. सो जिसका रिडक्शन होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव है एंड यहाँ पे कॉपर 0 है, तो इसका क्या हो गया? इसका रिडक्शन हो गया. अब देखो पहले में हमें आंसर पता चल गया, जिसका रिडक्शन वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, एजेंट टर्म जहां पे भी आता है वो दूसरों के लिए काम करते हैं, खुद के लिए काम नहीं करते. ठीक है, खुद का ऑपोजिट काम कर देते हैं, राइट? सो हियर कॉपर 2 पॉजिटिव एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट रिड्यूस कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर 0. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन ए यहाँ पे सीधा सीधा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कॉपर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन 3 इज, which of the following is true as per metal activity series? अब देखो इसको हम मेटल एक्टिविटी सीरीज, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज इन दोनों के नाम से जानते हैं, है ना? तो बताना है कि विच वन इज करेक्ट. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर एंड सिल्वर इज मोर रिएक्टिव देन जिंक. तो सिल्वर इज लीस्ट रिएक्टिव, दैट इज नॉट पॉसिबल. ये तो पूरा उल्टा हो गया, है ना? और ये तो गलती है. नाउ अगेन यहाँ पे सिल्वर इज मोर रिएक्टिव विच इज नॉट पॉसिबल. यहाँ पे जिंक इज मोर रिएक्टिव, दैट इज करेक्ट. बट when we compare these two, copper and silver, so again copper is more reactive than silver, so option C is also incorrect. Now the fourth option is zinc is more reactive than copper, copper is more reactive than silver, and that is the correct option. Okay, so for question number 3, which option is correct? For question number 3, option D is correct, where zinc is more reactive than copper and copper is more reactive than silver. Okay, so this is question number 3. Now
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th. So this is half part and okay. So now read question number 4. Question 4 says, which of the following statement is true about the half reaction method for balancing redox reaction? तो half reaction method के लिए कौन सी चीज, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ये हमको बताना है. सो इट ओनली वर्क फॉर रिएक्शन दैट अकर इन एसिडिक सोल्यूशन? नो. इट इन्वॉल्व बैलेंसिंग द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन सेपरेटली, मतलब ऑक्सीडेशन को अलग से हम सेपरेट करेंगे, रिडक्शन को आई मीन ऑक्सीडेशन को अलग से हम बैलेंस करेंगे सेपरेटली, एंड रिडक्शन को हम अलग से बैलेंस करेंगे सेपरेटली. इट इन्वॉल्व बैलेंसिंग ओवरऑल इक्वेशन फर्स्ट एंड देन individual half reaction. It is only used for the reaction that involve in the transfer electron and proton. So this is incorrect, this is incorrect, option B is correct. क्या होता है, इनको हम separately balance करते हैं, half of reaction oxidation का and half reduction का. Okay, so it involve balancing the oxidation and reduction half reaction separately. So for question number 4th, option B is correct. Now question number 5th. So question 5th is, which of the following statement is true about the oxidation number of hydrogen in a compound? तो कौन सा statement हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर के लिए यहाँ पे करेक्ट है? It's always +1, it's always -1, it can be either +1 or -1 depending on the compound, it is always 0. So which one is correct? देखो हमेशा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट 0. ठीक है, अगर वो अपने नेटिव फॉर्म में है, वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, दैट इज 0. बट अगर किसी दूसरे कंपाउंड के साथ अटैच है तो वो देखना पड़ता है कि हाइड्रोजन मेटल के साथ अटैच है कि हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ अटैच है. ठीक है, इफ हाइड्रोजन इज अटैच विद नॉन मेटल, ठीक है, मान लो CH4 है, मेटल के साथ कनेक्ट है. ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो हमारे पास CH4 है, HCl है, सो इन दिस केस हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? +1 का चार्ज आएगा. इफ इट्स कनेक्टेड विद मेटल, तो मेटल इज ऑलरेडी इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, सो इन दैट केस हाइड्रोजन एक्वायर नेगेटिव चार्ज. तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंपाउंड. ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन किसके साथ कनेक्ट है, वेदर इट इज कनेक्टेड विद द मेटल्स और नॉन मेटल्स. तो उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आता है. Right? So for question number 5th, it can be either +1 or -1 depending on the compound. So for 5th question, option C is correct. Right? Now next question, question number 6th. So question 6th is, identify disproportionation reaction. सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है, वेयर ओनली वन स्पीशीज अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, एक ही स्पीशीज का यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है, एक ही स्पीशीज का यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा होता है. दैट टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. ओके, नाउ चेक इट. CH4 + 2O2 गिव CO2 + H2O. तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, बट कार्बन का ही यहाँ पे रिडक्शन नहीं हुआ. CH4 + Cl2 तो CCl4 बन गया है, ऑक्सीडेशन हुआ है. ठीक है, कार्बन का हाइड्रोजन देखो वहां से हट गया कार्बन के पास से, बट यहाँ पे नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए दो हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों विजिबल होने चाहिए. F2 है, ओके, तो यहाँ पे F नेगेटिव है. ठीक है, 2F2 + OH गिव 2F नेगेटिव + OF2. ओके, तो हियर अगेन फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन पे चार्ज चेंज हो सकता है, बट फ्लोरीन का चार्ज चेंज नहीं हो सकता. एज यू ऑल नो कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज अगर कोई है, सो दैट इज फ्लोरीन. ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है और उसके बाद नाइट्रोजन आता है. ओके, नाउ अब देखो तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट है. वैसे तो 4th ही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, बट लेट्स सी कि किस तरीके से 4th ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. 2NO2 + 2OH गिव NO2 नेगेटिव + NO3 एंड H2O. सो NO2 है यहाँ पे हमारे पास, राइट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यहाँ से हमको क्या मिल रहा है?
NO2 मिल रहा है प्लस NO3 मिल रहा है, तो इसमें एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सेम कंपाउंड, सेम नाइट्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, सेम ही कंपाउंड है, और ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी कर रहा है, राइट। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डोंट वरी, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं इसमें हम सीख लेंगे, ओके और भी क्वेश्चंस हैं इसमें ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th। So question 7th is the most powerful oxidizing agent among the following is, most powerful oxidizing agent कौन सा है? H2SO4 है, H3BO3, HPO3 and H3PO3. So basically most powerful oxidizing agent is H2SO4. कौन सा हो जाएगा इसमें से, ऑप्शंस में से? H2SO4 is the most powerful oxidizing agent. And आपने पढ़ा भी होगा कि H2SO4 is also act as a dehydrating agent. But यहाँ पे काम नहीं था, but फिर भी मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया, ओके। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ ये कौन सा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब ओके यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि जनरली हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखा दो, तो क्वेश्चन को फिर हम उसी लेवल से करेंगे, राइट। फॉस्फोरस का बताना है इन PO4 3 नेगेटिव। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिस भी स्पीशीज का हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना होता है, लेट्स अज्यूम X, सो X प्लस 4, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 इज इक्वल टू -3, ठीक है। सो X प्लस 8 इज इक्वल टू -3, ठीक है, प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस का आएगा ना, प्लस माइनस माइनस, एंड x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि देखो अब तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, -8 राइट हैंड साइड जाएगा, सो इट विल बिकम प्लस का 8, प्लस का 8 -3 विल गिव प्लस का 5, ओके। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, देखो इससे क्या करेक्ट हुआ कि हमारा A और C ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ओनली B एंड D पे चलते हैं अब हम। सो SO4 का निकालो, SO4 2 नेगेटिव है, सो x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, सो x माइनस 8 इज इक्वल टू -2, यहाँ पे x आ जाएगा 3, यानी कि सीधा सीधा हमें ऑप्शन डी करेक्ट दिख रहा है। एक और कैलकुलेट कर लेते हैं, Cr2O7 है ना, Cr2 यही है, Cr2O7 एंड 2 नेगेटिव, ओके। सो क्योंकि यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो यहाँ पे हम इसको लेट करेंगे 2x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, सो 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2 अगैन, 2x इज इक्वल टू 14 उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 12, एंड अगैन यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस का 6। सो द आंसर इज 5, 6 एंड 6 एंड ऑल आर इन पॉजिटिव। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर D is correct, that is 5 plus 6 and plus 6, okay। Now next question, question number 9। So again देखो ये ऑक्सीडेशन नंबर से ही रिलेटेड है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स Mn इज मैंगनीज एग्जिबिट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। तो इन चारों में से मैंगनीज का सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर किस में है ये हमको बताना है। सो लेट्स सॉल्व ऑल। क्या हो जाएगा? पोटाशियम का कितना होता है? 1 होता है। मैंगनीज का x और ये हो जाएगा +4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू प्लस का 7। ठीक है, ये हमारा है A पार्ट। नाउ द B पार्ट इज K2MnO4। तो यहाँ पे हम इसको 2 कंसिडर करेंगे क्योंकि पोटाशियम का 1 होता है बट यहाँ पे 2 पोटाशियम है। प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 6। B का x 6 है। नाउ C1 इज MnO2। तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस 2 इंटू -2 यानी कि x इज इक्वल टू 4 और कम हो गया। और MnO में तो देखो +2 ही आ जाएगा यहाँ पे।
MnO जो है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू प्लस का 2. सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, किसका सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है? KMnO4. ठीक है, पोटाशियम पर मैग्नेट. KMnO4 क्या होता है? पोटाशियम पर मैग्नेट विच इज पर्पल इन कलर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th. So question 10th is the oxidation number of an atom in the elemental state is. कोई भी एलिमेंट हो, अगर वो अपने नेटिव फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर वो अपने एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है, तो क्लियरली याद रखना उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कैसा रहेगा? 0 रहेगा. कैसा रहेगा? हमेशा 0. सो फॉर दिस क्वेश्चन अगेन देखो यहाँ पे तो इसका आंसर भी है 0. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th. अब यहाँ से केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं. So which of the following species has 1020 bond angle? किसका 1020 bond angle होता है? NCl3, PH3, ClF3 and BCl3. तो देखो सब में एंगल्स होते हैं, ठीक है. लोन पेयर की वजह से बहुत ज़्यादा एंगल्स भी सफ़र करते हैं, है ना. लार्ज एंगल जो है वो स्मॉल स्मॉल एंगल बन जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर या फिर लोन पेयर रिपल्शन. तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है NCl3, अप्रॉक्सीमेटली NCl3 में 107 डिग्री का यहाँ पे आपको एंगल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है. PH3 में अप्रॉक्सीमेटली 93 डिग्री का, अप्रॉक्स बता रही हूँ मैं आपको, यहाँ पे 107 का, यहाँ पे 170 डिग्री का एंगल देखने के लिए मिलेगा. बट BCl3 में क्या है? आपको 120 डिग्री का एंगल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है. यहाँ पे आपको एग्जैक्टली 120 डिग्री का एंगल देखने के लिए मिलेगा. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 11th ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th. सो क्वेश्चन 12th है, इन BRF3 लोन पेयर प्रेजेंट एट द इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज दिस. तो लोन पेयर जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, किस चीज को मिनिमाइज करने के लिए? बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बोथ बी एंड सी. तो देखो यहाँ पे दोनों चीजें, रिपल्शन सबसे ज्यादा हाई होता है लोन पेयर में, फिर आता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर आता है बॉन्ड पेयर में. तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए जो ये लोन पेयर होते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखे जाते हैं. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे इनका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों के रिपल्शन को ये मिनिमाइज करता है, राइट. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13th. So question number 13th is, which of the following diatomic molecule is paramagnetic according to molecular orbital theory? तो molecular orbital theory क्या होते हैं? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s. तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पे पैरामैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब होता है? पैरा का मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, डाया का मतलब होता है जो फुल्ली कवर्ड हो, ठीक है. फुल्ली कवर्ड इन द सेंस कि उसके पास कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल कि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन फिल है दैट मीन्स दिस इज पैरामैग्नेटिक. दोनों इलेक्ट्रॉन फिल कर दो तो वो क्या बन जाता है? डायामैग्नेटिक. डाया मीन्स 2, ठीक है. तो ऑप्शन से देखो N यहाँ पे बेसिकली एग्जिस्ट करता नहीं है, N2 करता है, तो ये तो हट गया. O2, F2 एंड H2. तो H2 तो बहुत ही छोटा सा है, ठीक है. इसमें क्या होगा? ये एक H है, ये एक H है, इससे बना ये एक हो गया, इससे बना ये एक हो गया. 2 ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है, 1 2 और 1 और एक ये 2, ठीक है. H2 का तो यही होगा, तो H2 तो होगा नहीं. F2 और O2 की बात करते हैं अब. ऑक्सीजन 8 यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होंगे. तो फिल करो जरा, ये फिल हो गया है. देखो क्योंकि 1s एंड 2s तो फुल्ली फिल्ड होते, तो इनमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है. कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए यहाँ पे? 2 and 2 4 5 6 7 8. 8 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे फिल कर दिया. 8 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है. सो दिस इज 1s, दिस इज 2s, ठीक है.
2p के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, यहां पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, 2p के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा टोटल। अब देखो 2 4 5 6 7 8 5 6 7 8, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमको, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे दिख गया आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसी को हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं। ठीक, अब फ्लोरीन की बात करेंगे तो ये दोनों फिल हो जाएंगे, क्लियर है, तो इसलिए फ्लोरीन क्या हो जाता है, डायमैग्नेटिक। तो सारे के सारे डायमैग्नेटिक है एक्सेप्ट F2। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। So question 14th is, which of the following molecule has a bent shape according to VSEPR theory? So VSEPR theory के अकॉर्डिंग किसका शेप बेंट होता है, CO2, H2O, BF3 एंड BeCl2। तो ये सब तो लीनियर है, ठीक है, इसमें हमारा BF3 ट्राइगोनल बन जाएगा, H2O जो होता है, ठीक है, O लोन पेयर की वजह से, कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर की वजह से इसका जो शेप है वो कैसा होता है, बेंट होता है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15th is, according to VSEPR theory, the shape of a molecule with the formula AB, क्या है यहाँ पे, AB3E, where E is the lone pair, ठीक, where E is the lone pair, तो कैसा इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, पिरामिडल एंड बेंट। तो बेसिकली एक लोन पेयर भी इसके पास प्रेजेंट है और 3 यहाँ पे बॉन्ड पेयर बना रहा है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, वो कैसा बनेगा, ट्राइगोनल पिरामिडल बनेगा। ठीक है, मान लो कि नाइट्रोजन है, इसके पास एक लोन पेयर है और 3 इसके पास हाइड्रोजन है, तो कुछ ऐसे ही इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल पिरामिडल। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। Question number 17th is, according to VSEPR theory, which of the following molecule has a seesaw shape? तो आपने वो झूला देखा है ना, सीसॉ वाला, जिसमें क्या होता है कि ऐसे ये 2 लकड़ियां होती है, 2 डंडी होती है, इसके ऊपर ये प्लेन पटरी होती है, इस पे एक बैठेगा, इस पे एक बैठेगा और सीसॉ वाला झूला बन जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे हमें बताना है किसका स्ट्रक्चर होगा, CH4, SF4, XeF4 एंड PCl5। सो किसका होगा, यहाँ पे बेसिकली मैं स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा दूंगी। SF4 का सल्फर है यहाँ पे, ठीक है, फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन एंड लोन पेयर, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। दिस इज सीसॉ शेप। ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। So question 18th is, find the molecule in which central atom having one lone pair of electron। तो इसमें से किसके पास, किसके सेंट्रल मेटल एटम के पास सिर्फ एक ही लोन पेयर प्रेजेंट होता है, NH3, PCl5, H2O एंड CH4। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले NH3 का स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें हमने देखा था कि नाइट्रोजन के पास सिर्फ एक ही लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए यहाँ पे एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19।
Question 19th is draw one of the resonance structure of SO3 the formal charge of sulfur is. तो SO3 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? सल्फर डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। तो अगर एक ऑक्सीजन के पास एक नेगेटिव है तो उसकी वजह से सल्फर के ऊपर +1 आ जाएगा और यहाँ पे सल्फर के ऊपर +1 आ जाएगा। तो बेसिकली अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाएंगे तो हम देखेंगे कि हर बार सल्फर पे +2 का चार्ज आ रहा है, क्योंकि दो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से सल्फर पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, सो ड्रॉ वन ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ SO3 द फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर इज +2। सो 19th का ऑप्शन ए यहाँ पे एकदम करेक्ट है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट पेपर, क्वेश्चन नंबर 20th. So question 20th is the correct dot formulations of the nitrogen trichloride has. तो एक काम करते हैं, इसका हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन एंड 3 क्लोरीन। ऑल वी नो दिस कि नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है एंड हर एक क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 and 6. So this is the structure of nitrogen trichloride. अब इसके अकॉर्डिंग हमें स्टेटमेंट चूज करना है कि 3 NCl बॉन्ड एंड 10 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 NCl, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, और इसमें 10 लोन पेयर प्रेजेंट है, या फिर 3N डबल बॉन्ड। देखो डबल बॉन्ड कहीं हमें दिख नहीं रहा तो सीधा सीधा ही हमारा आंसर गलत हो जाएगा। एक ही NCl का बॉन्ड है और फिर से डबल बॉन्ड की बात करें, ये भी गलत ये भी गलत। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि 3 यहाँ पे नाइट्रोजन एंड क्लोरीन के बॉन्ड बन रहे हैं, पहली चीज, और 10 लोन पेयर प्रेजेंट है। 10 लोन पेयर कैसे है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 3 तो NCl का बॉन्ड बन रहा है और 10 यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है। क्लियर? तो पूरा हमने इसका स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे देखा है एंड इसी के साथ हमारा ये जो 20 क्वेश्चन थे, ठीक है, 20 के 20 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कर लिए हैं डिस्कस, राइट? वेट, ये हमारा 20th क्वेश्चन था। ओके, सारे क्वेश्चन हो गए 19th 18th 17th। ओके, सो 16th एक रह गया है ना, चलो उसको भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। Question number 16th. Okay, so this question is, क्या है? What is the molecular geometry of SF6 as predicted by the VSEPR theory? तो SF6 का जरा स्ट्रक्चर बना ले हम। S F F F F F and F, तो क्या बन गया? ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है? स्क्वायर, प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल एंड टेट्राहेड्रल। सो दिस इज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये कौन सा शेप है इनका? ये ऑक्टाहेड्रल इनकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है। सो दिस इज द क्वेश्चन। टोटल हमने 20 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं एंड आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लस जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम मिस हो गया है, नेक्स्ट टाइम अगर वो टेस्ट देना चाहते हैं, इस टेस्ट को मिस नहीं करना चाहते हैं, तो उनको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, एक व्हाट्सएप की लिंक मिलेगी। आपको सबसे पहले गूगल फॉर्म फिल करना है एंड देन जैसे ही आप व्हाट्सएप की लिंक पे टैप करेंगे आप हमारे ग्रुप में आ जाएंगे YT के। वहाँ पे आप अपना नाम मेंशन करिएगा और अगर आपको नेक्स्ट स्टेप के बारे में जानना है तो वहाँ पे आप वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? फिर वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बाकी का डिस्कशन विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।